घर है संग तुम्हारे, अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। देरी से बोई गई चने की फसल में क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण, भिंडी की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में एवं बुआई तकनीक, मुर्गियों में इकोलाई बीमारी की पहचान के लक्षण, कारक और निदान। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई देर से की थी, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के डॉक्टर दीपक कुमार मिश्रा से। किसान भाइयों, प्रायः चने की खेती रबी में प्रमुख दलहनी फसलों के रूप में की जाती है, लेकिन किसान भाइयों प्रायः चने की खेती में कुछ प्रमुख बिंद देखने में आते हैं जिनकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है, जिसमें प्रमुख रूप से बीमारियों का प्रकोप। चने की प्रमुख बीमारियों में जो सर्वप्रथम बीमारी है वो है उकठा रोग। इसमें रोगी पौधों में ऊपर की पत्तियां और टहनियां मुरझा जाती है। धीरे धीरे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। पत्तियां बहुधा सूखकर भूसे के रंग की हो जाती है। नए पौधे संक्रमित होने पर गिर जाते हैं। यदि भूमि में नमी हो और वातावरण का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, तब यह रोग तेजी से फैलता है। हम उकठा रोग से नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं कि वो रोग रोधी प्रजातियों का प्रयोग करें, जैसे कि मैंने KWR 108, KGD 1168, JG 315 ये और DCP 92-3 ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कि रोग रोधी हैं। और इसके साथ ही साथ गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। बुआई से पहले खेत तैयार करते समय खेत में 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डाली जाए तो उकठा रोग में कमी आ जाती है। यदि संभव हो तो उन खेतों में जहां यह रोग पाया गया हो वहां 3 वर्षों तक चना की खेती न करें। चना की अलसी या सरसों के साथ मिश्रित खेती करने से भी उकठा रोग के प्रकोप में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त चने में एक प्रमुख बीमारी जो है वो आपकी झुलसा रोग की भी आती है, देखने को मिलती है। इसमें प्रायः पत्तियों में, फलियों पे चकत्ते नारंगी रंग से भूरे रंग के दिखने लगते हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा समाप्ति की तरफ हो जाता है। और जिन फलियों में ये झुलसा रोग लग जाता है उसमें दाने भी नहीं बन पाते हैं। इसके रोकथाम हेतु खड़ी फसल में यदि 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो इस रोग से रोकथाम हमको देखने को मिलती है। ये तो प्रमुख रूप से रोग की बात हुई चने में। और जो प्रमुख कीट हमारा चने का है वो है हमारा फली बेधक कीट। चने की फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक है चने की सुंडी। इस कीट का प्रकोप शुरुआत में पत्तियों पर देखा जाता है और बाद में ये सुंडी फलियों में सुराख बनाकर दानों को खाती है, जिससे फलियां खोखली होकर सूखने लगती है। यदि आपने समय रहते इस कीट पर नियंत्रण नहीं किया तो इसके प्रकोप से फसल में 50 से 60% तक गिरावट देखने में आती है। तो कैसे करें
इस कीट का नियंत्रण। अगर इस कीट से नियंत्रण के लिए देखना हो तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि अपने खेत की निगरानी जरूर करें, और यदि 3 बाई 3 फीट के हिस्से में आपको एक पौधे में अगर 2 इसकी इल्ली हरे रंग की छोटी छोटी दिखाई पड़ती है तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। और एक नीम की निबौली का सत, अगर किसान भाई 5% नीम की निबौली का सत बना करके प्रारंभिक रूप से ही फली बनने के समय इसे डालना शुरू करते हैं तो एक जैविक कीटनाशक के रूप में नीम की निबौली का सत बहुत अच्छा कारगर होता है। इसके उपरांत भी यदि अगर किसान भाई देखते हैं कि कीट की प्रबलता दिख रही है तो हमको क्विनालफास 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से या मोनोक्रोटोफास, इन दवाओं का प्रयोग करके हम इस कीट से बचाव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भिंडी की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में एवं बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं वो इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु उन्नत किस्मों के चयन के साथ खाद और उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग करते हुए बुआई करनी होगी, तभी आप भिंडी की फसल से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो किस प्रकार से करें भिंडी की खेती, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.एल. भारद्वाज। भिंडी जो है सब्जी की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। सामान्यतः काश्तकार रबी फसलों की कटाई के बाद में भिंडी की काश्त करते हैं, और ऐसे में ये होता है कि एक साथ भिंडी मार्केट में आती है। इसलिए हमें समय से थोड़ा सा पूर्व अगर हम भिंडी की बुआई कर लें तो बाज़ार भाव अच्छा ले सकते हैं, साथ ही मार्केट में एक बहुत बड़ा लोड नहीं बढ़ेगा। इसके लिए किसान भाइयों भिंडी के जर्मिनेशन के लिए लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बढ़वार के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा रहता है, और पुष्पन के समय 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तो अच्छा परिणाम मिलता है। जहाँ तक मिट्टी का सवाल है, ये अच्छी उपजाऊ दोमट मिट्टी में बहुत अच्छे से पनपती है। काली मिट्टी हो वहाँ पे भी भिंडी की खेती आसानी से की जा सकती है। बुआई करने से पहले हमें खेत तैयारी की जरूरत पड़ती है। खेत तैयारी में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से खेत अच्छे से जुताई कर दें, और उसके बाद में 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला लें। किसान भाइयों, भिंडी की सबसे अच्छी बुआई विधि है द्विपंक्ति, क्योंकि इस विधि से बुआई करने से पानी की बचत के साथ साथ कृषिगत कार्यों को करने में आसानी होती है। इस विधि में 45 सेंटीमीटर की बीच में जगह रखते हुए एक बेल बनाई जाती है, एक नाली बनाते हैं, और 2 नालियों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। जो 45 सेंटीमीटर की नाली होती है उसमें आवश्यक मात्रा में खाद, गोबर की खाद, उर्वरक सभी मिलाए जाते हैं, और उसकी दोनों साइडों में, दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बीज लगाया जाता है। इस विधि से बुआई करने में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें सिंचाई का एरिया घट जाता है। सिंचाई का 45 सेंटीमीटर एरिया में हम सिंचाई करते हैं और 90 सेंटीमीटर एरिया खाली रखते हैं, मतलब 33% एरिया इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है। पानी की लगभग 40 से 50% बचत होती है। एक और है किसान भाइयों, भिंडी की तुड़ाई बहुत ही फ्रिक्वेंटली करनी पड़ती है। हर दूसरे दिन तुड़ाई होती है। जब भी हम सिंचाई कर देते हैं तो खेत में जाने में बहुत ही तकलीफ होती है, उसमें पैर नीचे ज़मीन में कीचड़ में जाते हैं। ऐसे में ये खाली जगह जो होती है, सूखी जगह जो होती है, इसमें खड़े रह करके आसानी से तुड़ाई की जा सकती है। इससे गुणवत्ता का विकास होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। आइए अब बात करते हैं किसान भाइयों भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में, ताकि आप उन्नत किस्मों का चयन करके अधिक उत्पादन ले सकें। इसके साथ साथ में मैं किस्मों की बात करूं तो इसमें
अगेती बुआई के लिए अपन अर्का अनामिका काम में ले सकते हैं, हिसार उन्नत काम में ले सकते हैं, KRO 6, गुजरात भिंडी, अर्का अभय जो है वो भी काम में ले सकते हैं, पूसा मखमली है, सिलेक्शन 2 है और पंजाब नंबर 13। इसके अलावा अगर वर्षा ऋतु में हम काम लेते हैं तो ये वर्षा उपहार भी एक बहुत अच्छी है जो दोनों सीजन में काम में ली जा सकती है, अच्छी बुआई। ये सभी जो भिंडी की किस्में हैं इनके साथ साथ में ही हम दूसरी जो संकर किस्में हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बुआई के लिए काफ़ी उचित हैं और सभी क्षेत्रों में आसानी से ये किस्में उगाई जा सकती है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पोषक तत्वों की भी पूर्ति की जाए। तो कितनी मात्रा में दिया जाए खाद उर्वरक, आइए जानते हैं। इसके लिए यह है कि 200 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद जो नालियां बनाई गई है उनमें डालें। इसके साथ साथ में 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 80 किलोग्राम पोटाशियम प्रति हेक्टेयर की दर से नालियों में या संपूर्ण खेत में अपन मिला सकते हैं। अगर द्विपंक्ति विधि से बुआई की गई है तो उसको नाली में ही मिलाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लगभग 30 दिन की जैसे ही फसल होती है उसमें 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फिर इसे 60 दिन की अवधि में फिर वापस दोहराना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक देते हैं तो इसकी पैदावार में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्रा एक साथ नहीं दें और उसके लिए यही रहेगा बुआई के समय 30 दिन और 60 दिन की अवधि पे आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल है किसान भाइयों बीज और बीज दर की, तो अगर हम अगेती बुआई करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम सही समय पे फरवरी के अंत में या मार्च में बुआई करते हैं तो हमें लगभग 10 किलोग्राम बीज, संकर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, जहाँ की मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, पौधा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, वहाँ पे लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। भिंडी की फसल का अंकुरण अच्छी प्रकार से हो, इसलिए इसके बीजों को उपचारित करके ही बोया जाए ताकि किसी प्रकार के कीटों एवं रोगों का प्रकोप इसमें ना हो। इसके साथ साथ में किसान भाइयों बीज उपचार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगेती बुआई के लिए पहला उपचार, आप बीज को 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पानी में लगभग 24 घंटे तक रखिए, जिससे कि उसकी अंकुरण क्षमता में अच्छी बढ़वार हो जाए, अच्छा हो जाए। दूसरा, उसके अंदर कवकनाशी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। इसको आप बावस्टीन के द्वारा उपचारित कीजिए। 3 से 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम भिंडी के बीजों से आप आधे घंटे तक अच्छी तरह से मिला करके रख लीजिए और उसके बाद में आप 1 किलोग्राम बीज में लगभग 10 ml क्लोरोपाइरीफास मिक्स कीजिए और उसके आधे घंटे तक छाया में सुखाइए और PSB और एज़ोटोबैक्टर कल्चर मिलाने के बाद में आप इसके बीजों की बुआई हाथ से भी कर सकते हैं या जो कल्टीवेटर आता है उससे लाइन सोइंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नाली विधि से बुआई कर रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से आप हाथ से ही बुआई करें, उससे बीज भी कम लगता है, अंकुरण क्षमता भी अच्छी रहती है और साथ में ही फसल की ज्योमेट्री बहुत ही इफेक्टिव रहने के कारण से फसल उत्पादन पे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में जहाँ पे गुड़ाई का और निराई गुड़ाई की बात है, ये बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार रहित रखना जरूरी होता है, नहीं तो इसमें क्या होता है कि खरपतवार रहने से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है और वो शुरू की अवस्था में ही इसमें वायरस लगने की संभावना होती है। इसलिए किसान भाइयों अंकुरण के लगभग 15 दिन बाद में, 30 दिन बाद में और 45 दिन बाद में इसमें हल्की निराई गुड़ाई करें और निराई गुड़ाई करने के बाद में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आप भिंडी की देखभाल आप अच्छे से करते हैं, बुआई सही तरीके से करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी फसल है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारी यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुर्गियों में इकोलाई बीमारी की पहचान के लक्षण, कारक और निदान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
राज्य के बहुत से किसान मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन अच्छा लाभ वो तभी प्राप्त कर पाते हैं जब इनके आवास और आहार प्रबंधन के साथ साथ इसमें होने वाली बीमारियों से भी इनका बचाव किया जाता है। तो आज हम जानकारी लाए हैं मुर्गियों को हानि पहुंचाने वाली इकोलाई बीमारी के बारे में। अतः इस बीमारी के फैलने का क्या कारण है और इसकी पहचान और लक्षण क्या है और इसका नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र पिल्ले से। एक बीमारी होती है ई कोलाई। इश्चीरिशिया कोलाई करके एक बैक्टीरिया होता है जो मुर्गी में पानी के माध्यम से, आहार के माध्यम से पहुंच सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साधारण पानी होता है उसका पीएच 7 होता है। अगर इस 7 से अगर ऊपर पीएच है 7.1, 7.2, तो इस तरीके का जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई इत्यादि जो है पानी में पनप जाता है और जब मुर्गी पानी पीती है तो वो पानी के माध्यम से मुर्गियों में चले जाता है। और इससे मुर्गियों में क्या क्या बीमारियां किन किन स्टेजेस में हो सकती है, तो इसका सबसे प्रथम स्टेज होता है जब बच्चा पैदा होता है अंडे से। अंडे में भी ये बीमारी चले जाती है और जब बच्चा पैदा होता है उसमें भी जो पीला, जो उसका हम कहते हैं पीला रंग का जो अंडे में पीला होता है उसको बोलते हैं जर्दी बोल देते हैं, जो कि इन्फेक्टेड हो जाता है, बीमार हो जाता है, जिसके कारण जब हेचरी से बच्चा पैदा होता है अंडे के माध्यम से जब पैदा होता है तो उसमें एक योक सेक इन्फेक्शन हो जाता है। जब बच्चा आप खरीद के लाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके पीछे हिस्से में थैली जैसे पानी की थैली लटकी हुई है, वो इन्फेक्टेड योक है। इसके कारण क्या होता है कि स्वस्थ नहीं रहती है, सफ़ेद रंग के दस्त होने लगते हैं और ये उसमें योक सेक इन्फेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से जब मुर्गी में जब आपकी बड़ी मुर्गी हो गई और वो धीरे धीरे करके वो बहुत क्रॉनिक रूप ले लेती है, तो वो क्रॉनिक रूप लेने में क्या हो जाता है, जब इसमें आंतों में बड़े बड़े अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके कारण पतला दस्त, लाल और कत्थे कलर का हो जाता है, बीट करने लगती है, जो कि मतलब खून मिश्रित रहता है और मुर्गी को दाना भी नहीं पचता है, जो कुछ भी खाती पीती है वो सब चीज़ें है। इसका जब अगर लक्षण देखेंगे तो जीवित मुर्गी में आपको मैं बताया कि बीट को आपको देख के बता सकते हैं, कमजोरी रहेगी, इसको देख के आप बता सकते हैं। अगर इसके बाद फिर मुर्गियों में मृत्यु संख्या की जहाँ तक बात करें तो 4% से 10%, 15% तक इसकी मृत्यु संख्या जा सकती है। और अगर हम इसमें पोस्टमार्टम करके अगर मुर्गी का रोग का निदान करना चाहेंगे तो उसकी जो हार्ट है, उसका कलेजी, उसका फेफड़ा है, उसका पूरा जो शरीर है, उसके जो अंतर अंग है, उसमें आपको सफ़ेद प्रकार की सेप्टिसीमिक झिल्ली मिलेगी। ये झिल्ली जो है उस बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई है, उस अंग को काम करने से बिल्कुल भी काम करने नहीं देती है और उसका वजन गिर जाता है, उसका भूख गिर जाता है और जो है किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, 1 से 1.5 महीने की मुर्गी हो गई, 1.5 महीना क्रॉस हो गया तो एक बैक्टीरिया के साथ मिल के एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं CRD। इसको हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, फेफड़े भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं इसमें और मुर्गी घड़घड़ की आवाज़ करती है और न वजन बढ़ता है न कुछ बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर इसमें 20 से 35% तक चले जाती है। अभी आपने जाना प्रदूषित पानी व दूषित आहार से मुर्गियों में फैलने वाली ई कोलाई बीमारी की पहचान के लक्षणों के बारे में, और अब हम जानकारी देने जा रहे हैं इस बीमारी के प्रकोप से स्वस्थ मुर्गियों को कैसे बचाया जाए तथा यदि बीमारी आ गई है तो उसका नियंत्रण किस तरह से करना है। इसके बचाव के लिए हमें जहाँ तक बातचीत है तो सबसे पहला हमको बचाव करना है कि जो पानी आप पिला रहे हैं वो कम से कम 300 फीट गहरे बोर का रहना चाहिए। इसके अलावा जो है पीएच अगर बहुत ज़्यादा 7 से ऊपर है पानी का तो पीएच को अगर हम कम करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग पीएच के कम करने के लिए दवाइयाँ मिलाते हैं। इसके बाद भी अगर बीमारी आ गई कहीं से तब आपको बीमारी कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ते हैं पानी के माध्यम से और आहार के माध्यम से, जिसके द्वारा जो है आप 5 से 7 दिन अगर इसको पानी में चलाएंगे तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। इस बीमारी के अलावा मुर्गियों में एक और बीमारी माइलाइटिस का प्रकोप भी देखने में आता है। ये बीमारी किन कारणों से होती है और इसकी पहचान के लक्षण क्या हैं तथा इसके बचाव एवं नियंत्रण के उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं। इसी में अगर जब हम बातचीत करते हैं तो पक्षी के में और एक रोग होता है जिसको माइलाइटिस करके हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, साथ साथ क्या हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो जब लंगड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो लंगड़ापन होता है खासकर 2 कारणों से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन से हो सकता है, इन्फेक्शन क्या होगा, पानी के माध्यम से या आहार खराब खाने के कारण। इसके बाद में होता है कैल्शियम की कमी के कारण, जिसमें अगर
अगर हमको कमज़ोर लग रहे हैं और चलने फिरने में कमज़ोर है या उसकी हड्डियां बड़ी जल्दी टूट जा रही हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट देके उन बीमारी को दूर कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो आहार के कारण या इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि मतलब आपके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, मांसपेशियों में ताकत नहीं रहती है। इसको हम लोग इलाज के माध्यम से एंटीबायोटिक्स अगर देते हैं एवं विटामिन ई करके बोलते हैं जो मांसपेशियों में ताकत देता है, तो अलग से आपको मांसपेशियों के लिए विटामिन ई देना है, B1 B6 देना है। इन सब से उनकी मांसपेशियों में ताकत आ जाती है और जो है उनका लंगड़ापन दूर हो जाता है। इसके लिए मुख्य कारण पानी का सोर्स चेक करना है। दूसरा, आहार में भी अगर किसी प्रकार का अफ्लाटॉक्सिन अगर है तो उसके कारण भी विटामिन ई की कमी हो जाएगी, जिससे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो आपको आहार को भी बीच बीच में चेक करना है और उसमें फफूंद इत्यादि ना हो सके, जिसके कारण अफ्लाटॉक्सिन नामक बीमारी ना हो, जिससे उनके पैरों में कमजोरी ना आए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बनकटा देवरिया के कृषक गजेंद्र यादव ने। यह बछियों एवं पड़ियों की उचित देखरेख प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो यदि नवजात बच्चियों पे अगर अच्छा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से ही इनसे हम अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। इसमें यह बात अहम होती है कि देखना कि ये पहली बार कब इनसे गर्भ धारण किया जा सकता है। तो भैंसों में ये लगभग 36 माह की उम्र में या 300 किलोग्राम का जो बॉडी वेट होता है, जो शरीर का भार होता है, जो भी पहले आए, ऐसे में पहली बार जानवर गर्भ धारण लायक हो जाता है। और गायों में लगभग 28 से 30 माह की उम्र या लगभग 280 से 300 किलोग्राम का जो शरीर का भार है, अगर यह आ जाए तो जानवर गर्भ धारण के योग्य हो जाता है। ऐसा करने के लिए आपको शुरुआती दौर पे इनके भी रखरखाव एवं आहार प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले पशुपालक भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि लगभग 6 माह की उम्र से 24 माह की उम्र तक इन बच्चियों को 1.5 से 2 किलोग्राम आहार प्रतिदिन आप दें, हरे चारा, सूखे और पानी के उपरांत। ऐसे में ब्यात के लिए जो शरीर भार है वो भी समय पे ग्रहण कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पशुपालक भाई दाने की मात्रा बहुत ज़्यादा बच्चियों को देने लगते हैं कि जल्दी वो गर्मी में आ जाए या जल्दी उनकी वृद्धि हो जाए। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दुबला होना या ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाना, ज़्यादा शरीर में मोटापा बढ़ जाना, दोनों ही आपकी बच्चियों के लिए घातक होता है। क्योंकि ज़्यादा मोटापा बढ़ जाने से, ज़्यादा फैट बढ़ जाने से जानवर समय से गर्मी में नहीं आएगा। उनकी जो साइकिल होती है गर्भ धारण करने के लिए, जो हर 21 दिन में रिपीट होती रहती है, वो साइकिल समय से नहीं होगी। अगर गर्भ धारण कर भी लेता है तो ऐसे जानवरों में एबॉर्शन का खतरा हो जाता है। उनके अंदर मेमने या नवजात बच्चों का सही विकास नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग, मतलब कम दाना देना या ज़्यादा दाना देना दोनों ही घातक होता है। इसलिए संतुलित आहार देना चाहिए, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रथम 6 से 24 महीने तक। 24 महीने के बाद आप आधा किलो की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, तब तक जब तक कि गर्भ धारण योग्य आपका जानवर नहीं हो जाता है। जो एक अन्य बात ध्यान देने की है वो है जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कॉपर, फास्फोरस, सिलेनियम, विटामिन ई और विटामिन ए, इनका बहुत बड़ा रोल होता है गर्भ जो जननांग होते हैं उनके विकास में और सुचारू रूप से गर्भ धारण करने में। तो पशुपालक भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर हरे चारे में, जैसा कि विदित है कि हरे चारे में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, अगर कभी सीजन का लीन पीरियड है, हरे चारे की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे में विटामिन ए का अतिरिक्त सोर्स आप अपने जानवर को मार्केट से दे सकते हैं। विटामिन ए के कई सारे जो प्रिपरेशन है बाजार में उपलब्ध हैं। विटामिन ए के नाम से, ई केयर सी के नाम से, इसमें विटामिन ई, ए और सिलेनियम तीनों ही रहते हैं। और
खनिज पदार्थों का मिश्रण, जिनको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, मिन मिक्स के नाम से बाजार में उपलब्ध है। अगर इसको आप अपने बच्चियों को देते हैं तो न केवल इनके जननांगों का विकास ही सुचारू रूप से होता है, बल्कि ये भविष्य में चल के अच्छी उत्पादकता वाले बनते हैं। ये खुद का रख रखाव है, ये पशुपालक भाई अपने स्तर पे कर सकते हैं। अगर ये रख रखाव रखे हैं तो लगभग 70% समस्या आपकी, जो कई बार शिकायतें रहती हैं कि जानवर समय से गर्मी पे नहीं आया या गर्मी में आया तो गर्भधारण नहीं हुआ, गर्भधारण हुआ तो गर्भधारण काल पूरा करने के पहले ही जो बत्स पल रहा था वो उसका एबॉर्शन हो गया। तो इस तरह की काफ़ी हद तक की समस्याओं पर आप खुद आहार प्रबंधन से निजात पा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर इस तरह की समस्या विदित होती है तो आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सक से संपर्क करके उससे भी निजात पाया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से बोई गए मसूर की फसल में कैसे करें कीट और रोगों का नियंत्रण। बैंगन की फसल से लाखों की आय ले रहे एक सफल किसान की कहानी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।